हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं सबसे पहले आपके साथ कल के एनालिसिस की चर्चा कर रहा हूँ। कल हमने जो चर्चा की थी वो एक रेंज बाउंड ट्रेड की जो है उम्मीद की थी, और जो हमारा पिछला आकलन था कि भाई इस रेंज के अंदर बाजार एक रेजिस्टेंस लेगा, अब बाजार उस रेंज की तरफ आ रहा है। अब देखिएगा हमारी जो पोजीशंस हैं वो मंदी की तरफ हम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये मंदी हम एक लंबे समय की मंदी नहीं बना रहे हैं, एक दिन या 2 दिन के लिए। और फिर हम दोबारा से टेस्ट करेंगे कि भाई जो है शॉर्ट्स जो प्रॉफिट्स हैं वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत बड़ी लंबी मंदी नहीं बना रहे हैं। और रीज़न ये निफ्टी में नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको फिर भी बता दूँ। मैं जो पोजीशंस बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ वो बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा मंदी की पोजीशन सब हमारी है। देखिएगा तेज़ी और मंदी दोनों होती है हमारी, लेकिन आज हमने तेज़ी वाली जो पोजीशंस थी, यानी कि जो पुट सेलिंग थी, वो थोड़ी सी हटा ली है। यानी कि जो तकरीबन 20-25% पोजीशन हमने तेज़ी की आज कम कर ली है। तो अब निफ्टी बैंक में हमारी मंदी की पोजीशंस ज़्यादा हो गई और तेज़ी की पोजीशंस कम है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जनरली मैं ऑप्शन सेल के माध्यम से काम करता हूँ। और दूसरी चर्चा जो है आपके साथ आज ना करूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा, वो है डिवीज़ लैब। देखिएगा अब डिवीज़ लैब में मुझे याद है मैंने कहा था कि जब 2900 रुपये के ऊपर आएगा तो हम एक मंदी बनाएंगे। तो 2900 के ऊपर तो कल आ गया था, लेकिन मंदी कल नहीं बनाई थी, तो मंदी आज बनाई। हालांकि वो मंदी भी जो है अब एक तरीके से जो है M2M मामले में लॉस की तरफ अग्रसर हो रही है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि भाई MTM किस तरीके का है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी है और ऐसा क्यों हुआ, ये भी चर्चा करेंगे। बहुत लोग सोचते थे कि डीवीज़ में शायद बोनस की खबर होगी, बहुत लोगों को लगा कि भाई ये कंपनी बायबैक करेगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इनके जो एक्सपोर्ट्स के डेटा हैं वो बहुत ही बढ़िया, मार्च के डेटा हमेशा इनके बढ़िया ही होते हैं, और तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वो बात करेंगे अभी वीडियो के अगले हिस्से में। तो पर सबसे पहले बात करते हैं आज निफ्टी के ऊपर। देखिएगा निफ्टी ने 17,800 का एक अहम लेवल के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन इस क्लोज का एक मतलब नहीं है कि भाई ये अब जाके सीधा ब्रेकआउट देके मारेगा। देखिएगा इस पूरे चार्ट के अंदर यहाँ पर जब बॉटम फॉर्मेशन हो रही थी हमने कॉन्ट्रा व्यू लिया था तेजी का, अब हम दोबारा से एक कॉन्ट्रा व्यू ले रहे हैं मंदी का। अब देखिएगा अगर इन 3 कैंडल्स को आप देखने की कोशिश करें तो 17,600 पे एक बढ़िया वाली विक, यानी कि ऊपर से बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश की और रेड कैंडल बनी। उसके बाद अगली कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बॉडी है बहुत ही स्मॉल है, और आज की जो बॉडी है वो काफ़ी मजबूत है। इसमें बेसिकली आज फार्मा जो शेयर्स है उनका जो है अहम भूमिका है, और बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा था। तो कुल मिलाकर ये इस जोन के अंदर आ गया। ये देखिएगा ये वाला जोन, आप इस पर नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपको चीज़ समझ में आएगी। ये वाला जोन, अब ये बाजार जाएगा इस जोन में। तो देखिएगा अगर ये बाजार एक तरफा ऐसे जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा एक बड़ी रेड कैंडल के लिए तैयार रही है। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर बाजार इसके अंदर अगर एक तेज़ी दिखाता है, मान लीजिएगा कल निफ्टी सुबह खुलते के साथ 18,000 दिखा दे, गैप अप दिखा दे 17,925, आप ये मान के चलिएगा 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक बढ़िया वाली गिरावट देखने के लिए मिलेगी और बड़ी शार्प मिलेगी। तो ऐसी उम्मीद नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस रेंज में जाएगा। अब यहाँ पर एक रेंज बाउंड ही काम होना चाहिए, और बाजार अगर आज के लो तोड़ देता है, यानी कि 17,717 17,717 के आसपास बाजार आता है, तो बाजार यहाँ से बाउंस करने के चांसेस रहेंगे। अगर बाजार 17,717 आज के जो लो हैं उनको फोकस में रखिएगा, तो यहाँ से अगर बाजार आते हैं तो ये बाजार बाउंस करने की कोशिश करेगा। कल के लिए निफ्टी के लिए हमारा रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्टेड है, और 17,700 की अहम लेवल अगर टूटती है तो उसके बाद बाजार यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट और नीचे आ सकता है, और जो बाजार को 17,600 17,550 तक भी लेके जा सकता है। तो ये हालांकि कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो देखिए जो ये रेड कैंडल का लो है यहाँ पे 17,600, यहाँ तक आप बाजार को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 17,717 टूटता है तो। अब देखिए इन कैंडल्स का मतलब क्या है, इन कैंडल्स का मतलब क्या होता है ये समझाते हैं आपको। देखिएगा जब ये तेज़ी हुई तो बाजार ने देखिएगा यहाँ नीचे से कंसोलिडेट किया,
ये कंसोलिडेट किया, ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ, उसका बाद एक बड़ी जबरदस्त गैप अप और बढ़िया ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर एक रेड कैंडल। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ख़त्म होती जा रही है। इसका मतलब है कि सेलर भी एक्टिव हो सकता है कभी भी। तो हमें ये उम्मीद है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकता है, तो इसलिए हम एक रेंज बाउंड ट्रेड की ही उम्मीद कर रहे हैं। और बाजार इस तरफ 18,000 की तरफ जाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना 17,900 के ऊपर बाजार टिकेगा वहीं पर आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। आप कहेंगे कि सर ये 17,800 आया, तो देखिएगा यहाँ पर भी बुल्स ने पूरी जान लगाई है। देखिएगा एक नैरेटिव सेट करते हैं। मैंने कहा ना कल कोटक महिंद्रा बैंक का नैरेटिव था, आज डिवीज लैब या फार्मा स्पेस का। तो किसी ना किसी तरीके से बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश हो रही है। देखिएगा बियर्स अभी शांति से बैठा है, बियर्स कल का इंतजार कर रहा है, यानी कि जो कल आने वाला है उसका इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर उसको माल बेचना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो उसका माल अच्छे भाव पे कैसे बिकेगा? जिन लोगों ने पुट राइट कर रखी है वो बाजार को गिरने से रोकने की कोशिश करेंगे। और पुट राइटिंग अब 1.2 पर आ गई है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 1.5 के ऊपर आ गई है। तो बैंक निफ्टी का तो मुझे लग ही रहा है, कल देखिएगा बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर खुले बेशक से, पर सस्टेन नहीं करेगा। तो वो भी मैं जब बैंक निफ्टी पे आऊँगा तब मैं चर्चा करूँगा। और मैं कह भी रहा था कि इसे एरिया में आएगा तो हम एक मंदी की चेष्टा करेंगे बनाने की। तो आज का जो श्रेय जाता है वो HDFC बैंक को। HDFC बैंक ने एक अहम लेवल 1680 के ऊपर क्लोज दिया, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। इन्फोसिस भी देखिएगा आज अच्छा करता हुआ नजर आया। और आज TCS के जो रिजल्ट है देखिएगा, बहुत लोगों ने ना TCS के बारे में ये खराब हो गया है, वो हो गया, ये हो गया IT में। मुझे लगता है कि कल निफ्टी को जो लीड करेगा, ठीक है जी, वो IT पैक ही करेगा। IT भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, जैसा आज आपने डिवीज लैब में देखा। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ डिवीज लैब की। डिवीज लैब ने आज 12.75 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया और तकरीबन 9% से ऊपर जो है ये शेयर्स ने आज तेजी दिखाई। अब डिवीज लैब के अंदर वॉल्यूम भी अच्छे थे। अब डिवीज लैब ने ऐसा क्यों किया? देखिएगा पिछले 5-6 महीने से शेयर लगातार टूट रहा था। तो जो ट्रेडर्स है ना, वो हर महीने मंदी कर रहे थे, पैसे बना रहे थे, मंदी कर रहे थे, पैसे बना रहे थे, मंदी कर रहे थे, पैसे बना रहे थे। मुझे याद है जब 2 क्वार्टर रिजल्ट्स आए, तो अभी जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया फिर तो हम थे ही मंदी में, और उससे पहले जो रिजल्ट आया था तब बाजार ऊपर से शार्प गिरा था, 3500 से ये शेयर गिरा था। तब हमने तेजी की थी, यानी कि हमने पुट राइट की थी और उस महीने हमने पुट राइट करके अच्छे पैसे बनाए थे। इस बार जब रिजल्ट आया तो हमने कॉल राइटिंग की थी, हमें रिजल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर 2 मतलब बैक टू बैक रिजल्ट आए। तो कुल मिलाकर पिछले 5-6 महीनों से, यानी कि जब हमने तेजी की थी तब भी मंदी वालों ने अच्छे पैसे बनाए थे, क्योंकि हम तो बाउंस में या स्विंग में ट्रेड करके निकल गए। लेकिन जिन लोगों ने मंदी रखी उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। तो देखिएगा ऑपरेटर को ये पता होता कि इस शेयर्स के अंदर जबरदस्त मंदी बनी हुई है, अगर हम इसको खींचने के लिए जाएंगे तो एक सबसे खास बात क्या होगी कि जो कमज़ोर हाथ है वो फंस जाएंगे, जिनके पास मार्जिन नहीं है, जिन्होंने एक्सेसिव पोजीशन बना रखी है, क्योंकि हर महीने पैसे कमा के दे रहा है कोई ट्रेड, तो उनको फंसाने का एक अच्छा मौका है। तो एक ही रीज़न था। दूसरा था फार्मा के अंदर कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो फार्मा में जब अच्छा चल रहा है तो चलो डीवीज को भी उठा लेते हैं। तीसरी बात ये है कि जो शॉर्ट पोजीशन थी वो FNO में थी, उनको भी चपेट दिया। उसके बाद इंट्राडे में जो लोग पिछले 3-4 महीने से इंट्राडे मतलब डीवीज को बेच रहे हैं, उनको पता कभी भी डीवीज में बड़ा मूव नहीं आ रहा, तो डीवीज को बेचते इंट्राडे में, शाम तक पैसे बन ही जाते हैं। और नहीं भी बनते तो थोड़ी बहुत पोजीशन को फ्यूचर में शिफ्ट कर लो, 1 या 2 दिन बाद फिर बन जाते हैं। तो अक्सर ये एक शॉर्ट वाला पोजीशंस थी। तो देखिएगा बहुत सारे शेयर्स जो टेक्निकली भी कमज़ोर होते हैं, गिरते भी हैं, उसमें इस तरीके के जो है मूव्स आते हैं। तो जब ये मूव्स आते हैं, ये टेक्निकल मूव्स होते हैं, बड़े फास्ट आते हैं। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग वाला मूव था। हो सकता है कि 50-60 रुपये और भी चल जाए डीवीज, यानी कि 3300-3280 तक भी चला जाए। बट अपनी जो पोजीशंस है, मेरी जो पोजीशंस है मैं आपको बताऊं तो डीवीज लैब में हमने जो सबसे पहले 3100 की कॉल बेची थी मैंने, तब उस शेयर्स का भाव था 3070 रुपये के आसपास। फिर दोबारा हमने 3100 क्रॉस होने के बाद दोबारा से 3100 की कॉल बेची। उसके बाद 3150 के आसपास हमने 3200 की कॉल बेची, और उसके बाद हमने 3200 की और पोजीशंस बेची। लेकिन इन सब के बीच में जब हम कॉल बेच रहे थे तो पुट भी बेच रहे थे साथ में, यानी कि जो पुट बेच रहे थे वो 3000 की बेच रहे थे, और शुरू में तो हमने 2900 की बेची। तो जो पोजीशंस थी हमारी शाम तक, मैं आपको बताऊं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने पुट के सारे प्रॉफिट काट लिए। यानी कि जो पुट बेची थी उसकी वजह से जो भी प्रीमियम का डिके हुआ, या जो डिवीज लैब में जो M2M गया
उसके सामने जो भी पुट थी उसको का प्रॉफिट हमने काट लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब जैसे ही 1 या 2 दिन में या 4 दिन में जैसे ही डिप मिलेगा, हमें उम्मीद है कि ये डिप आएगा। और अब रिजल्ट अच्छे नहीं थे और मुझे लगता है कि ये शेयर्स फिर दोबारा से 2600-2700 रुपये और इवन 2500 रुपये तक के भाव दिखाएगा, अगर इस क्वार्टर रिजल्ट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो। और मैं अभी भी अपनी मंदी की पोजीशन के साथ बना हुआ। तो देखिएगा, इस तरीके की जब मंदी की पोजीशन होती है तो इसमें एक आप हैज ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा आपने 3100 की कॉल बेची, 3200 की कॉल बेची, तो फॉर सेफ साइड आप 3400 की या 3500 की कॉल ले लें, जहाँ पर भी जितना रिस्क आप झेल सकते हैं। तो वो कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो आपके हाथ में। दूसरा, मैं जनरली इसके अलावा दूसरे तरीके से भी ट्रेड कर लेता हूँ। मैं इन द मनी कुछ संख्या के अंदर, मान लीजिए अगर मैंने 5 लोड बेचे हैं तो मैं हो सकता है 2 पुट भी बेच दूँ 3200 की या 3300 रुपये की, अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए बजाय खरीदने के। और फिर उसको डेली बेसिस पर जैसे जैसे पोजीशंस होती हैं उनको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ जो है प्ले हो सकता है। तो डिवीज़ लैब में देखिएगा, अब M2M काफ़ी लोगों का आ रहा होगा, घबरा गए होंगे भाई साहब क्या होगा। ये घबराना ही तो पर्पज़ था। ऑपरेटर का पर्पज़ क्या है? आपको घबराना, आप अपनी पोजीशन काट लो। तो आज ऑपरेटर को कितने अच्छे पैसे बने होंगे, जितने इंट्राडे में कैश में शॉर्ट मारते हैं वो खत्म। उनको लगा कि एक रिलीफ आएगा, रिलीफ बिल्कुल नहीं था। प्राइस एक्शन एकदम मजबूत था, ठीक है जी। लेकिन उस प्राइस एक्शन में मैंने जो पोजीशंस लिए वो पोजीशनल बेसिस पे लिए। कुछ पोजीशंस इसी महीने की, कुछ पोजीशंस अगले महीने की भी है। तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में शायद 3000 के नीचे ना आ पाए शायद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोजीशंस को रखेंगे नहीं, हम पोजीशंस को रोल ओवर करेंगे अगर जो पोजीशंस नहीं है इस महीने की। तो मेरा जो अभी भी फंडामेंटल बेसिस पर जो आउटलुक है वो अभी भी मैं इस शेयर्स को 3000 के नीचे ही देखता हूँ। और जब तक कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ना आ जाए, और मुझे इस क्वार्टर में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि डीवीज़ पर जितनी चर्चा करनी चाहिए थी वो काफ़ी अपर्याप्त है। ICICI बैंक और अदानी एंटरप्राइज ये सब तेज थे, तो बैंकों ने आज मोर्चा संभाल रखा था। साथ में डीवीज़ लैब था। नेस्ले, ITC, L&T, SBI और HUL जैसे शेयर्स कमज़ोर थे। मैं अब आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। देखिएगा, अब अगर बैंक निफ्टी में तेज़ी होगी, मान लीजिएगा आपकी बैंक निफ्टी में मंदी की पोजीशन है, आपने मंदी बना रखी है बैंक निफ्टी में या भी बनाई है, आपकी पोजीशंस का अगर कोई खेल बिगाड़ेगा ना भी, मान लीजिए आपकी मंदी में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो 2 ही शेयर होंगे। तो बैंक निफ्टी अब मुझे नहीं लगता कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, यानी कि आपकी एडवर्स सिचुएशन होगी, मान लीजिएगा आपने मंदी बनाई है, तो उसके अंदर 2 शेयर का श्रेय होगा। फर्स्ट इज SBI एंड सेकंड इज एक्सिस बैंक और टू द सम एक्सटेंट इंडसइंड बैंक। तो ये 3 बैंकों के अंदर जो है तेजी की पोजीशंस बनाते हैं लोग, जब अपनी पोजीशंस को हेज लेते हैं कि मान लीजिए उन्होंने निफ्टी बैंक सेल कर दिया और ये बैंक प्लस कर ली, क्योंकि और अगर मान लीजिएगा मंदी होगी भी तो SBI या एक्सिस में कम होगी और आपके बैंक निफ्टी में ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ जाएंगे। तो और अगर आपके एडवर्स सिचुएशन गई तो निफ्टी अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो SBI और अगर एक्सिस में आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो वो कंपनसेट कर सकती है। देखिएगा, ये स्ट्रेटेजीज़ हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, कोई ये रिटर्न स्ट्रेटेजीज़ नहीं है, बट उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली भी जो है ट्रेड्स होते हैं। तो NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज मजबूत थी। अभी देखते हैं कितने दिन रहेगी। डीवीज़ पे चर्चा हो चुकी है और डॉक्टर रेड्डीज़ में भी तेज़ी थी। आज जो बाकी फार्मा के जो शेयर्स हैं उनमें भी अच्छी तेज़ी थी। कमजोरी थी आज पावर ग्रिड में NTPC, नेस्ले, ONGC, अल्ट्राटेक जैसे शेयर्स में। SBI देखिए आज कमज़ोर भी था, और जिस दिन वो कमज़ोर है और बैंक निफ्टी अब चलेगा तो अब मुझे लगता है कि SBI शायद प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अभी मेरे निफ्टी बैंक में थोड़ा सा आउटलुक मुझे लगता है कि कल निफ्टी बैंक अगर आपको 41,800 के आसपास नज़र आए, 700 के आसपास नज़र आए, बढ़िया गैप अप हो जाए भाई साहब, तुरंत देखते ही साथ मंदी बनाने का मन है। थोड़ी पोजीशन हमने मंदी की आज बनाई भी है, और मुझे लगता है कि ये जो 41,600 से लेके 42,200 तक का जो आंकड़ा है, ये भाई साहब अच्छा खासा सप्लाई जो है ना। अब आप समझेंगे सर ये क्यों है, ये देखिए ये क्या है लेवल्स, 41,600, 41,700, 41,800। बजट पे आपने क्या देखा था, ये देखिएगा 42,000 है, ये 42,000 वाली लाइन है। ये बाजार 42,800 से सीधा टूटा था, 42,000 एक ही झटके में साफ कर दिया। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर अच्छी खासी सप्लाई आएगी। तो जैसे ही बाजार 41,800, 41,900 के आसपास जाएगा
तो मुझे लगता है कि वो शायद सस्टेन नहीं करेगा। और कल के लिए पुट राइटिंग अच्छी हो रखी है ये, और बाजार पुट राइटर को ट्रैप करता हुआ नज़र आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिएगा पुट राइटिंग 41,500 पे मुझे लगा है कि ये आज दाना डाला गया है। दाना इसलिए डाला गया कि लगातार 3-4 दिन से तेजी है। पुट राइटर्स ने एग्रेसिवली पुट लिख रखी है। आप कैसे कहेंगे कि जी एग्रेसिव पुट लिख रखी है? आइए मैं आपको पुट कॉल रेशियो बताता हूँ। देखिएगा 1.57। मुझे कल अगर निफ्टी बैंक मुझे ऊपर मिलता है तो मैं इसको सेल ऑन राइज मानूंगा। और अगर आप इसको इंट्राडे चार्ट पे भी अगर देखने की कोशिश करेंगे, इंट्राडे चार्ट हालांकि मैंने लगाया नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे चार्ट में 41,470 और 450 के बीच का आंकड़ा जैसे ही टूटेगा 41,220 तक हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। और ऊपरी लेवल पर मान लीजिएगा 41,700, 800, 900 के आसपास मिलता है। थोड़ी देर पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, बट वहाँ पर एक बार सेलिंग कैंडिडेट निफ्टी बैंक जो है बनता हुआ नज़र आएगा। और वहाँ पर अगर कोई भी निफ्टी बैंक को संभाल पाया तो मुझे लगता है कि SBI और एक्सिस संभालने की कोशिश करेंगे। बाकी जो शेयर्स हैं वो भी सब थोड़े से ओवरबोट है, तो उनमें भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है निफ्टी बैंक के जो बाकी शेयर्स हैं। आज FIIs देखिएगा, जब FIIs खरीदते हैं ना तो बाजार चलता है, ये लोग बोलते हैं, ये हम देख भी रहे हैं। FIIs ने देखिएगा लगातार खरीदा है और आज सबसे बड़ी खरीदारी की है। DIs बेच नहीं रहे हैं, तो DIs भी कल सेलिंग में बढ़िया वाली सेलिंग के अंदर आएंगे। अगर कल FIIs ऊपर से खींचने की कोशिश करेंगे तो DIs सेलर हो जाएंगे। कल का जो डे होगा एक वोलेटाइल डे होगा, ठीक है। कल एक वोलेटिलिटी होगी, जैसा अभी तक स्टेबल डे चल रहे थे ना वैसा डे नहीं होगा कल। बेशक से FIIs बायर है। आज FIIs ने 1663 के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और इंडेक्स ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए। तो ये जो इंडेक्स ऑप्शंस 11,000 करोड़ की बेची हैं, ये मोस्टली कॉल ऑप्शंस थी जिनमें उन्होंने प्रॉफिट करा होगा और अब ये बेच दिए। तो उनकी जो कॉल्स हैं वो लगभग ख़त्म होने की ओर हैं। और अब हमें यहाँ पर क्या लगता है, हमें लगता है कि जो स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने खरीदे और स्टॉक्स यहाँ पे बेच दिए हैं। लेकिन इन सब बाइंग के सामने अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि भाई फंसा कौन हुआ है, अब ये देखिएगा 41,500 है। कॉल राइटर तो भैया डरा हुआ है। कॉल राइटर तो जहाँ कॉल बेच रहा है भाई वहीं रोज़ फंस रहा है, ठीक है जी। आज भी 109 पॉइंट दे के छुटा है 41,300 पे, 41,000 रुपये 162, यानी कि कॉल राइटर तो रोज़ पैसे दे रहा है, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कल पुट राइटर से पैसे वसूल करने का समय है। तो जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, कल पुट राइटर को ट्रैप करते हुए नजर आएंगे। तो हमें ओपनिंग जो है फ्लैट टू पॉजिटिव लग रही है। नेगेटिव भी हो सकती है अगर डाउ जोन्स, क्योंकि आज ऊपरी लेवल से कमज़ोर हो गया है। अगर मान लीजिएगा डाउ जोन्स थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है। अब कुछ चीज़ें देखिए तो ब्रांड क्रूड 86.73 पे आ गया। इसके अलावा देखिएगा जो चीज़ें हमें देखनी है उसमें क्या है। आज CPI के डेटा आए इंडिया के डेटा अच्छे थे, महंगाई घटती हुई नजर आई। और US के CPI जो डेटा थे वो एज एक्सपेक्टेड थे। स्लाइटली मंथ ऑन मंथ बेसिस पर थोड़ी सी महंगाई कम नजर आई। बाकी सब डेटा उनके जो वो उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि उनकी आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मतलब एग्रेसिव है, यानी कि जो एस्टिमेट होते हैं लोगों के वही वो निकाल देते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम आते हैं। इंडिया में अलग थोड़ा सा डिफर करता है। अब वो जो डेटा है तो उनके डेटा देखने के बाद महंगाई अभी भी उनकी उस लेवल पे है जो उनके टारगेटेड 2% है, उससे अभी भी 5% से ऊपर जो है उनकी इन्फ्लेशन है। तो उनको चाहिए 2% का टारगेट। तो अब भी फेडरल रिजर्व रुकने की तरफ नहीं होगा। रुक भी जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो घटाएगा नहीं, और ऐसे चांसेस हैं क्योंकि अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है, वो इन्फ्लेशन को किल करने के लिए एक 25 बेसिस पॉइंट इस बार भी बढ़ा सकते हैं। इसका अंदेशा जो है डाउ जोन्स को भी है, क्योंकि डाउ जोन्स ने जो ऊपर की जो तेज़ी थी, जो सुबह तेज़ी हुई थी, उसमें तकरीबन 200 पॉइंट गवा चुका था। तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये आज आपको डाउ जोन्स से मिल जाएंगे कि भाई US की मार्केट क्या है। अगर आज आपको ये लगे कि भाई US के बाज़ार कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है US के बाज़ार ने ये एंटिसिपेट कर लिया है कि फेडरल रिजर्व अगली मीटिंग में भी रेट बढ़ाएगा। और हमारी इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को ना सब कुछ US से देखना है। अगर US में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे। और जो हमारी इन्फ्लेशन है ना, जो अभी आप जो डेटा देख रहे हैं, ये उस समय पे है जहाँ सर्दियों की वजह से सब्जियों के प्राइस बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा उस समय क्रूड ऑयल के प्राइस भी लोअर साइड में थे। तो हालांकि अब अगर हम देखें मार्च के एंड से और अप्रैल में, तो प्राइस दोबारा से ऊपर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वेजिटेबल्स की बात करें या जो बाकी कंज्यूमेबल्स हैं। क्योंकि
गेहूं की फसल होती है, सरसों की होती है, तो तेल और तिलहन भी थोड़े से सस्ते हो रखे हैं। और तो वो जो प्रेशर है वो बस जो सस्ते वाला था वो शायद अभी एक ही है, जो सब्जियों वाला तो ख़त्म ही हो गया है, या जो बाकी कंज्यूमेबल्स हैं उनके प्राइस बढ़ने शुरू हो गए एक दो चीज़ों को छोड़ के, तो वो भी दोबारा से आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो मिल्क के प्राइस आप देख रहे हैं कि हर 1-1.5 महीने में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अभी शायद हमारी भी जो हमारे आरबीआई का टारगेट है 4% का, उससे काफ़ी दूर है। तो हालांकि देखिएगा, मैं यही कह रहा हूँ, यूएस जो करेगा ना उसके हिसाब से हमें करना है, क्योंकि यूएस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे होंगे तो भाई पूरे वर्ल्ड की बॉन्ड मार्केट में पैसे नहीं आएंगे, और इंडिया को अपने डेट फंड में पैसा चाहिए इंडिया के लिए डेट, कि नहीं तो वो फॉरेन करेंसी का जो हिसाब किताब वो बिगड़ जाता है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी इन्फ्लेशन पे नहीं है, बल्कि यूएस की या जो यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बाजार एक अच्छा रनअप ले चुका है। हालांकि ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है जिस तरीके से आई है इन्फ्लेशन की डेटा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार निफ्टी में तो शायद मैं एक रेंज बाउंड देख रहा हूँ, और आईटी शायद अच्छा करता हुआ नजर आए। काफ़ी हमें उम्मीद है कि बुल्स कल आईटी को खींचने की कोशिश करें, क्योंकि सारे सेक्टर हैं और आईटी ने कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिया है। और टीसीएस जैसे दिग्गज शेयर्स ने 24 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, फाइनल डिविडेंड भी है। और इस साल में मेरे ख्याल से एक बार हमें 100 रुपये 75-76 रुपये के आसपास शायद एक डिविडेंड और मिला था। तो एक्चुअली टीसीएस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो टीसीएस में हमें लगातार एक डिविडेंड भी मिलता रहता है, और मुझे उम्मीद है कि टीसीएस ख़राब नहीं करेगा। तो इंडेक्स को जो है कल मैनेज करने की बारी शायद मुझे लगता है आईटी पैक की होगी। और बैंकों पे कल मेरा सेल ऑन राइज का मन है। थोड़ी सी मंदी की पोजीशंस हमारी है, देखिएगा बढ़ी है आज, क्योंकि हमने कहा कि जो तेज़ी वाली पोजीशंस थी वो हमने कम कर ली, तो अल्टीमेटली हमारी मंदी ज़्यादा हो गई। और मैंने कहा भी था कि 41,600 के आसपास 41,500 के आसपास बाजार आएगा तो मंदी की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय की हमने बनाई है। कल हम इसमें देखना चाहेंगे कि वो ऊपर जो है सेलिंग आती है नहीं आती, बट मुझे काफ़ी उम्मीद है एक बार तो कम से कम बनाएंगे ये पोजीशन, और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस लगेंगे तो स्टॉप लॉस देखेंगे। और कल तो देखिएगा ऑप्शन का दिन है, तो आप सस्ते में ऑप्शंस खरीद के भी पोजीशंस बना सकते हैं। 20-30 रुपये की जो ऑप्शंस हैं उनके माध्यम से भी पोजीशन बन सकती है बजाय के बेचने के। तो वो जैसी भी स्ट्रेटेजी होगी वो आप अपने जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।